गुड आफ्टरनून दोस्तों। एनसीईआरटी की सीरीज़ में हम लोग अपना 6-7 कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम बढ़ रहे हैं क्लास 8 की तरफ। क्लास 8 की हिस्ट्री अब तक हमने पढ़ लिया है चैप्टर नंबर 1 जो हमारा कल कंप्लीट हो चुका था। आज है चैप्टर नंबर 2, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए आप अपनी कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाइए। ठीक है, मैं इसको रीड कर रही हूँ और आप देखिएगा, अगर रीडिंग करते करते आपको समझ में आए कि इसको नोट डाउन करना है तो आप करिए, अदरवाइज़ जो भी चीज़ें अंडरलाइन की जाएंगी आप उसको जल्दी से नोट कर लेंगे ताकि आपका एग्ज़ाम है वो बहुत 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 अच्छा हो। ठीक है, और जो पेडागोजीज है, जो लैंग्वेज है, वो आप वीडियोज़ देखते रहें और जहाँ कहीं से भी आपको अच्छा कंटेंट मिलता है आप उसको ज़रूर पढ़ें। ठीक है, कोई ऐसे लोग होते हैं जो प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते, बट 1 घंटा आप डेली दीजिए तो डेफिनेटली आपका सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बस इंटेंसिटी रखिए और जब पढ़ें तो केवल पढ़ने में ही मन लगाएं, इधर उधर नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मुग़ल बादशाहों में औरंगज़ेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन तो यही हो गया कि मुग़ल बादशाहों में आखिरी शक्तिशाली बादशाह कौन थे, तो औरंगज़ेब थे। उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुग़ल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उन्होंने अपने क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहले पहले एक छोटी सी व्यापारी कंपनी के रूप में भारत आए थे, यानी कि भारत क्या करने आए थे, अंग्रेज व्यापार करने आए थे और वहाँ के इलाकों पर कब्जे में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि वो पूरे ही हमारे भारत में आके बस गए और इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे। ऐसा क्या हुआ? पहले तो ये पिक्चर देख लीजिए, इस पिक्चर को भी समझ लीजिए। ये पिक्चर 1 है इस चैप्टर का। इसमें है कि कैप्टन हेडवन द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके बेटों की गिरफ्तारी। ठीक है, अब औरंगजेब के बाद कोई मुग़ल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ, लेकिन यह प्रतीक के रूप में कि मुग़ल बादशाहों का महत्व बना हुआ था जब 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हो गया, तो विद्रोह ने मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता मान लिया। ठीक है, जो बहादुर शाह जफर थे वो लास्ट थे दिल्ली के शासक, तो अपना नेता मान लिया। जब विद्रोह कुचल दिया गया तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उनके बेटों को जफर के सामने ही मार डाला। ये हमारी जो पिक्चर है ये यहाँ पे शो करती है। अब है पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। ये आपको जो मैप दिखा है उसमें आपको बताया कि किस तरह से कौन कहाँ कहाँ से आए हैं। इसको पढ़ते हुए हम लोग मैप की तरफ भी जाएंगे। सन 1600 में ईस्ट कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाज़तनामा हासिल कर लिया। चार्टर का मीन्स होता है इजाज़तनामा। ठीक है, परमिशन लेना, जिससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया, यानी कि एक अधिकार, यानी कि उनके सिवा और कोई दूसरा वहाँ से व्यापार नहीं करेगा। इस इजाज़तनामे का मतलब ये था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी की होड़ नहीं कर सकती। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र के पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी, वहां से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। कंपनी को दूसरी अंग्रेजी व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था, क्योंकि एकाधिकार था, तो वहाँ पे कोई दूसरी कंपनी इंटरफेयर नहीं कर सकती थी। उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। ठीक है, अगर जब कंपटीशन हो जाएगा तो हम मुनाफा अप डाउन हो ही सकता है। अगर कोई प्रतिस्पर्धा ना हो तभी वे सस्ती चीज़ें खरीद कर उन्हें ज़्यादा कीमत पर बेच सकती थी। ये असर्शन या रीज़न में आपका क्वेश्चन आ सकता है इस तरह से, इसलिए उसको समझिए, पढ़िए इसको। लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरे यूरोपीय ताकत को पूरब के बाजार में आने से नहीं रोक सका। ठीक है, अब इंग्लैंड तो, लेकिन यूरोप के जो लोग थे वो भी इस बाजार में आए, यानी कि इंडिया में आ गए। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए कैप ऑफ
गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगाली ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी। ठीक है, वो जब तक इधर से घूम के आते तो पुर्तगाली पहुंच चुके थे। ठीक है, ये देखिए, ये यहाँ से ऐसे घूमते हुए तो पुर्तगाली यहाँ तक पहुंच चुके थे। ओह गॉड। वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। कौन बना चुके थे? पुर्तगाली लोग। ठीक है, पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को द गामा ने ही 1898 में पहली बार भारत तक पहुंचने के इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था। ये वास्को डी गामा ने किसकी खोज की थी? भारत की खोज की थी। ये क्वेश्चन आ सकता है। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी आ गए, पुर्तगालीज भी आ गए, फिर डच भी आ गए। महासागर में व्यापार की संभावना तराशने लगी। कुछ समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए। तो कौन कौन आ गए? पुर्तगाली आ गए, डच आ गए, फ्रांसीसी आ गए, इंग्लैंड के आ गए, यूरोपियन आ गए, सारे हमारे भारत में व्यापार करने के लिए आ गए। समस्या ये थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीज़ें ही खरीदना चाहती थी। यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी की भी ज़बरदस्त मांग रहती थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच में इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाज़ारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी, उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का यह एक ही रास्ता था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धा कंपनियों को ख़त्म कर दें, यानी कि एक दूसरे को फिनिश कर दें। लिहाजा बाज़ारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी। अभी कंपनियां ही आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगी। 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता, कोई सी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज डुबो देती, रास्ते में रुकावट खड़ी कर देती और माल से लदे जहाज़ों को आगे बढ़ने से रोक देती। यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। अपनी बस्तियों को किलेबंदी कर और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगा। क्यों? क्योंकि देखिए उन्होंने क्या करे, किले बना लिए। ठीक है, जबकि वो आए क्या थे? व्यापार करने के लिए आए थे। तो व्यापार तो कर रहे थे और साथ में वहाँ पे रहने के लिए किले भी। तो वो जो स्थानीय शासक थे, जस्ट मान लीजिए ये आपका घर है और आपके घर या आपके एरिया में कोई आ रहा है कि भाई ठीक है हमें किराए से घर दे दीजिए। अब वो किराए से घर रहते रहते आपके घर पे क्या करने लगा? कब्जा करने लगा। तो टकराव तो हो गया ना, लड़ाई झगड़ा तो हो गई। इस प्रकार व्यापार और राजनीतिक को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। चलिए अब देखते हैं ये सब कैसे हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है सबसे पहले। ठीक है, इसमें ना ये जो बुक है बस इसमें यही चीज़ है कि सीक्वेंस में नहीं है, कभी ऊपर कभी नीचे है, बट आपको समझना पड़ेगा इसको। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। ये भी क्वेश्चन बन सकता है बच्चों। कंपनी व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहां निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था, जैसे हम लोग गोदाम भी बोलते हैं। यहीं पर उसके दफ्तर थे जिसमें कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, अब चीज़ें बनती जा रही थी तो लोग भी चाहिए देखने के लिए, तो आसपास रहने की जगह के लिए अरेंजमेंट किया गया। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी भी खरीद ली। ठीक है, रिश्वत दे दिए और अपना खरीद लिया। इसमें जो शासक था उसको कुछ पता नहीं है अभी। इनमें से एक गांव कालीकता था जो बाद में कलकत्ता बना, अब इसे कोलकाता कहते हैं। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी मना लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। फरमान मतलब शाही आदेश दे कि हमने आपको परमिशन दे दी, आप अपना व्यापार कर सकते हो और इसके बदले में वो कुछ भी नहीं देंगे। कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियासतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने लगी। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को
शुल्क मुक्त व्यापार का ही अधिकार मिला था। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते थे उन्हें ये छूट नहीं थी। ठीक है, सिर्फ क्या था, केवल कंपनी ही शुल्क दी, अफसर नहीं थे, लेकिन उन्होंने उसको भी कर दिया। लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। इससे बंगाल के राजस्व में वसूली में बहुत कमी हो गई। ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शिद अली खान विरोध क्यों ना करते, करना ही था। अब देखिए, आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है, ये मद्रास के जहाज़ों का सामान लाती स्थानीय नौकाएं जो आपको दिखाई दे रही है, ये पोर्ट है। और विलियम सिस्पन द्वारा बनाया गया चित्र, ये चित्र इन्होंने बनाया है जिसमें इस तरह से व्यापार होता था। अब है व्यापारों से युद्धों तक। अठारहवीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाब का टकराव काफ़ी बढ़ गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे। उस समय दूसरे क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। मुर्शिद अली खान के बाद अलीवर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियासतें देने से मना कर दिया। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे। भाई उसको कहा कि आप कुछ दीजिए, हमको यहाँ आए हैं व्यापार करने। उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक लिया कि अब बस बहुत हो गया, अब आप यहाँ से रुक जाइए और चले जाइए। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार का राजस्व वसूली कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत कमजोर पड़ रही है। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों व उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले, यानी कि जो हमारे जो नवाब है वो शुल्क हटा ले, कुछ कोई कर ना ले। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, यानी कि अपने लोग लाने होंगे, गांव खरीदने होंगे और किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। और ये टकराव दिन ब दिन गंभीर होते जा रहे थे। इन टकरावों की परिणति से प्लासी के युद्ध प्रसिद्ध युद्ध के रूप में हुई। अब आते हैं हम लोग प्लासी का युद्ध। ये सारी चीज़ें बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमको नोट करनी है। 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसकी व्यापारी रियायतें और अन्य सुविधा आसानी से देने में आनाकानी ना करे। ठीक है, मतलब कठपुतली मतलब वो अपने ही हाथों की कठपुतली बनाना, यानी कि जैसा वो चाहे वैसा कुछ करे, ऐसा नवाब वो चाहती थी कंपनी। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी एक को नवाब बना दिया जाए। ठीक है, यानी कि जो उसके विरोधी हैं उसमें से किसी एक को नवाब बना दें। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य से राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दें। ठीक है, किलेबंदी रोके और बाकायदा राजस्व चुकाए। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। नवाबों की फौज ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला डाल दिया, अंग्रेजों के हथियार छीन लिए और अंग्रेज जहाज़ों को घेर लिया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख किया। फिर क्या था, कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनकर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया। ठीक है, कलकत्ता का वो जो नवाब थे उन्होंने अपना कर लिया था, तो मद्रास में भी जो फैक्ट्री खुली थी तो वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के जो अफसर थे वो थोड़ा सा डर गए थे। इस सेना को 9 सैनिक बेड़े की मदद मिल रही थी। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदाबाजी चली। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक सबसे बड़ा कारण कौन था? उसका सेनापति मीर जाफ़र की कारगुजारियाँ भी थी। कैसे थी? मीर जाफ़र की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने उसे यह कहकर अपने साथ मिला लिया कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफ़र को नवाब बना दिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बेचारा सिराजुद्दौला था जो हार गया।
प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में ये कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। तो जीत गई क्योंकि सिराजुद्दौला बेचारा हार गया। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर को नवाब बना। ठीक है, अब मीर जाफर नवाब बना। मीर जाफर ऐसा नवाब था जो वो चाहते थे अपनी कठपुतली बनाए, लेकिन मीर जाफर भी कठपुतली कहाँ बनने वाला था। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। उसका मूल उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था। अगर ये काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े ही किया जा सकता तो अन्य राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या जरूरत थी। जल्दी ही कंपनी को एहसास होने लगा कि रास्ता भी आसान नहीं था। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते थे। आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नज़र में सम्मान और संप्रभुता को दिखावा करना पड़ता था। तो फिर कंपनी क्या करती। जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब जब बना दिया। अब ये देखिए, मीर जाफर जो था ना, उसको हटा के किसको, मीर कासिम को बना दिया। जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई में उसे भी हराना पड़ा। बक्सर की लड़ाई मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में ही उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया। फिर मीर जाफर को फिर से नवाब बना दिया गया। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने पड़ते थे। कंपनी अपने सैनिकों के खर्चे निपटाने, व्यापारिक जरूरतों और अन्य खर्चों का पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी। कंपनी और ज़्यादा इलाके और ज़्यादा कमाई चाहती थी। 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हुई तब कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभव को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया, अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। ठीक है, अब वो क्या बोले, अब कोई नवाब नहीं, अब हम लोग खुद ही नवाब बनेंगे। जो अंग्रेज से बोले हम खुद ही नवाब बनेंगे। आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल का प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। ये नोट कर लीजिएगा, वैसे सारी चीज़ें नोट करने वाली हैं। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया था। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई थी। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए सोने और चांदी के बदले खरीदनी पड़ती थी। यह सेशन रीजन में आ सकता है। ठीक है, इसकी वजह यह थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की ज़रूरत ही नहीं रही। अब भारत से होने वाली आमदनी के सारे ही कंपनी अपने खर्चे चला सकती थी। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, अपनी फौजों को संभाल सकती थी, कलकत्ते में किलों और दफ्तरों का निर्माण की लागत उठा सकती थी। यानी कि हमारा पैसा है, भारत का पैसा भारत में ही उनको लगा देना था। उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। ये तो हुआ ही था। नवाब बनने का क्या मतलब था? इसका मतलब तो यही था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी, लेकिन इसके कुछ और फायदे भी थे। कंपनी हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने का, मतलब कंपनी का जो हर कर्मचारी था वो नवाबों के जैसे जीवन जीने का ख्वाब देखने लगा। इसमें से एक तो कौन थे हमारे? प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर लिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर जमीन और बहुत सारा पैसा दें। यानी जो कंपनी के अफसर हैं उनको क्या दें? तोहफे दें और जमीन दें और बहुत सारा तोहफे। खुद रॉबर्ट क्लाइव, इसको भी नोट कर लीजिए, अभी आया नहीं क्वेश्चन, हो सकता है आ जाए। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। 1743 में जब वे इंग्लैंड से मद्रास, अब चेन्नई हो गया है, तो उसकी उम्र 18 साल थी। 1768 में जब वे 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ तो यहाँ उसकी दौलत कितना बोलेंगे, 40 लाख नहीं, जो भी हो, पाउंड के बराबर थी। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में कंपनी के भीतर भ्रष्टाचार को खत्म करने का उसको काम सौंपा गया था, लेकिन क्या हुआ? लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोप पर अपनी सफाई देनी पड़ी। उसको भारत भेजा गया कि देखो कहीं कोई करप्शन तो नहीं कर रहा, लेकिन वो खुद ही करप्ट था। सरकार ने उसकी अकूत संपत्ति के स्रोत पर संदेहास्पद लग रहे थे, उसे भ्रष्टाचार आरोप से बरी कर तो दिया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली, रॉबर्ट क्लाइव ने खुद ही।
कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत सारी बीमारी और लड़ाई के कारण कम उम्र में ही वो मौत का निवाला बन गए। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा। उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवारों से आए थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस ये थी भारत में ठीक ठाक पैसा कमाएं और ब्रिटेन लौटकर आराम की ज़िंदगी बसर करें। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए उन्हें वहाँ आलीशान जीवन जिया। उन्हें वहाँ के लोग नवाब कहते थे। यह भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया। उन्हें लोग अक्सर नबीरों और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते। नाटक और कार्टून में उनका मजाक उड़ाया जाता था। अब है कंपनी में फैलता शासन। यदि हम 1757 से लेकर 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्राय नहीं किया। उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिकरण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंस तैनात कर दिए। ये कंपनी के राजनीतिक और व्यवसाय प्रतिनिधित्व होते थे। इनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना होता था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे थे। ठीक है, भारतीय राज्यों के मामलों में भी दखल देने लगे। अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बिठाया जाएगा, इस तरह की चीज़ें भी कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते थे। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी। अभी सहायक संधि के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था। ठीक है, सहायक संधि का अभी पूरा इसमें पढ़ा जाएगा कि सहायक संधि क्या है। ठीक है, जिसने सहायक संधि मान ली तो उनको ये था कि आप अपनी सेनाएं नहीं रखेंगे, हम आपको सुरक्षा देंगे। ठीक है, जो कंपनी की तरफ से सुरक्षा उनको मिलती थी। सहायक सेना के रखरखाव के लिए वे कंपनी को पैसा देती थी। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं कि हमारे देश की सेना है और हमको ही मना कर दिया कि आप देश की सेना मत रखो, और दूसरा देश कह रहा है कि हम आपको जो सेना है वो देंगे, लेकिन उस सेना के रखरखाव के लिए पैसा हमारे ही देश को देना पड़ेगा। तो ये बात है। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। जब रिचर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल 1758 से लेकर 1805 तक था, उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए। इसको भी आप देखेंगे। ठीक है, अब है हमारे टीपू सुल्तान शहर मसूर। जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण से ये बात समझी जा सकती है। हैदर अली का शासनकाल 1761 से लेकर 1782 तथा उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान का शासनकाल 1782 से लेकर 1799 जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था। मालाबार के तट पर होने वाले व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी काली मिर्ची, इलायची खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्ची और इलायची पर निर्यात रोक दी। उसने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ से ये सामान नहीं जाएगा। टीपू सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया, क्योंकि नुकसान भी हो रहा था। टीपू सुल्तान भी जानते थे ये चीज़। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। फ्रांस के साथ था, कंपनियों के साथ नहीं था। कंपनी की फौजों को हैदर अली और टीपू सुल्तान यहाँ पे आते हैं। सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए। ठीक है, अंग्रेजों के साथ नहीं, फ्रांसियों के साथ उन्होंने किया, लेकिन अंग्रेजों के साथ तो फिर उनको आ गया गुस्सा अंग्रेजों को। उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे। अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे राजा को नियंत्रित करना और कुचलना जरूरी है। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई। इसको बेटा नोट कर लेना।
ये 2, 3, 4 बार उनकी जंग हुई। श्रीरंगपट्टनम में की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए। मैसूर का राजकाज पुराने वोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। मराठों से लड़ाई, ठीक है। अब आते मराठों से। 18वीं शताब्दी के आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और खत्म करने के बारे में सोचने लगी। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा यानी कि सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत कन्फेडरेसी यानी कि राज्यमंडल के सदस्य थे। पेशवा इस राज्यमंडल का सैनिक और प्रशासन के मुखिया होता था और पुणे में रहता था। महाजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिरी 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिक थे। एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनियों ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध 1782 में सालबाई की संधि, इसको बेटा नोट कर लो, सालबाई की संधि के साथ समाप्त हुआ। इसमें कोई पक्ष नहीं जीता। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से लेकर 5 तक कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। अंततः 1817 और 19 में तीसरे मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया गया। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। अब विंध्य और दक्षिणी भारत में पूरे भूभाग का कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। यानी कि ये जो लड़ाई हुई है कितनी बार हुई? 3 बार हुई। तीनों बार का अलग अलग, पहला क्या था? पहले में सालाबाई की संधि होती, सालबाई की संधि, इसको नोट कर लीजिएगा, ये आ सकता है क्वेश्चन। अब है सर्वोच्चता का दावा। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि 19वीं सदी की शुरुआत से कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से लेकर 1823 तक गवर्नर जनरल के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति की शुरुआत हुई। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिकरण करना और उनको अधिकरण की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती है। यह सोच बाद में अंग्रेजों की नीतियों में भी दिखाई देती थी। ये भी रीजनलाइजेशन में आ सकता है। लेकिन यह प्रक्रिया बेरोक टोक नहीं चली। उदाहरण के लिए जब अंग्रेजों ने कित्तूर, जो कहाँ पे है? कर्नाटक में, कि छोटे से राज्य में कब्जे में लेने के लिए प्रयास किया तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए। वहाँ की रानी थी चेन्नम्मा, और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया। 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित सांगरोली के एक गरीब चौकीदार रायन्ना का यह प्रतिरोध जारी रखा। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया था। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया। प्रतिरोध के ऐसे दूसरे उदाहरण भी आप इसी बुक में आगे पढ़ेंगे। अठारह के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपनी चपेट में न ले ले। इसी डर के चलते अंग्रेज अब उत्तरी पश्चिम भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने 1838 से लेकर 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहां अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया। 1843 में सिंध भी कब्जे में आ गया। इसके बाद पंजाब की बारी थी। यहाँ महाराजा रणजीत सिंह ने कंपनी की दाल नहीं गलने दी। ठीक है। 1829 में उनकी मृत्यु के बाद रियासत के 2 लंबी लड़ाइयाँ लड़ी। आखिरकार 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब पर भी अधिग्रहण कर लिया। फिर आती है हमारी विलय की नीति। विलय की नीति। अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आई। लॉर्ड डलहौजी ने ही विलय की नीति अपनाई थी।
डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय की नीति का नाम दिया गया। इस सिद्धांत के तर्क पर यह अधिकार था कि अगर आप किसी शासन की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई भी वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प ली जाएगी, यानी कंपनी भूख भाग का वो हिस्सा बन जाएगी। जस्ट लाइक आपके घर में है और आपका घर एक हमारे इसी इलाके में आता है जहाँ पे अंग्रेज लोग भी रह रहे हैं, और आपका कोई भी घर में कोई वापस देखभाल करने वाला नहीं है, कोई वारिस नहीं है, तो आपका घर हम अपने ले लेंगे, मतलब हम सरकार हो गए। अब बेटा इसको जरा नोट कर लेना क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता है। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासतें सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी अंग्रेजों के हाथ में चली गई। इसमें से ये हो सकता है कि कौन सी नहीं गई या कौन कौन सी चली गई, ये इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। इस बार अंग्रेजों ने एक नया तर्क अपनाया। उन्होंने कहा, अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आज़ाद कराने के कर्तव्य से हम बंधे हुए हैं। अच्छा, इसलिए वे अवध पर कब्जा करने को मजबूर है। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह गद्दी से हटाया गया उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़का और अवध के लोगों ने 1857 के महान विद्रोह में वो भी शामिल हो गए। नए शासन की स्थापना। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक था जिन्होंने कंपनी की ताकत को फैलाने में अहम भूमिका निभाई। वॉरेन हेस्टिंग ने समय के आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि मुंबई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासनिक इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसियां थी, मद्रास, बंगाल और मुंबई। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वॉरेन हेस्टिंग ने कई प्रशासकीय सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खासतौर पर उल्लेखनीय है। 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत, जिसको हम लोग आज भी फॉलो करते हैं। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। मौलवी और हिंदू पंडितों के लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत ही चलती थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। ये देखिए, ये है हमारा कोर्ट। इसमें एक बड़ी समस्या ये थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या करते थे, क्योंकि अलग अलग जगह में अलग अलग कानून थे, अलग अलग एरिया के। इस भिन्नता को ख़त्म करने के लिए, समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानून का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। N.B. हार्टलेट ने इस संकलन का अंग्रेजी अनुवाद किया। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों को भी एक संहिता तैयार कर ली गई। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपीली अदालत, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। इसको भी आप नोट करेंगे। भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, उसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना तथा न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों व दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था, और जो अभी भी हमारे यहाँ चलता है। ये कार्यालय कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया, जिसे पुराने सत्ता केंद्रों के हाशिए पर ढकेल दिया गया। अब है कंपनी की फौज। कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन उनकी असली सत्ता सैनिक ताकत में ही थी। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार, जिसको सवार यानी कि घोड़े पर चलने वाला प्रशिक्षित व्यक्ति, और पैदल सेना भी थी। उन्होंने तीरंदाजी और तलवारबाजी पर प्रशिक्षण का काम दिया। सेना में सवारों का दबदबा रहता था और मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदार मुगलों को जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया कराते थे, यानी कि जब जरूरत पड़ती थी तो पैदल सिपाही भी आ जाते थे। 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा तो यह सूरत बदलने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू कर दी तो उसने ये तरीका अपनाया। अंग्रेज अपनी सेना को सिपॉय का मतलब होता है सिपाही से ही लिया गया, ठीक है, आर्मी कहते थे।
1820 के दशक में जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरत कम होती गई। इसकी वजह से ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रहा था, जहां सिपाही मस्कट मतलब तोड़ेदार बंदूक और मैचलॉक लैस होते थे। कंपनी की सेना के सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखना पड़ता था और उनकी जो पैदल टुकड़ी थी वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा। अब उनका जीवन पहले से भी ज़्यादा नियंत्रित था। इस कोशिश में कभी कभी समस्याएं भी आ जाती थी, क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावना को नज़रअंदाज करते थे। भला लोग अपनी जातीय और धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे? क्या वे खुद को अपने समुदाय और सदस्य को मानने के बजाय सिर्फ सिपाही मान सकते थे? सिपाही क्या महसूस करते थे? अपने जीवन और अपनी पहचान यानी कि वे कौन है, इस बात का एहसास में जो बदलाव आ रहे थे, उनको सिपाहियों ने किस तरह से देखा? 1857 का विद्रोह हमें सिपाहियों की इस दुनिया की ओर झलक दिखलाता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते चढ़ते भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीकी आने से प्रक्रिया और तेज हुई। अब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6 और 8 महीने का समय लगता था। भाप से चलने वाले जहाज़ों से यात्रा 3 हफ्तों में ही समेट ली गई। इसके बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देशों में आने लगे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप में 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनियों का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। देश के शेष भूभाग पर आबादी और कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। इस प्रकार व्यापारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत पर अपना नियंत्रण कर चुकी थी। अब ये दक्षिण अफ्रीका में दास व्यापार, इसको आप लोग देख लेंगे, समझ लेंगे। इसमें बहुत सारे जो नोट्स थे उस आई होप आपने नोट कर लिए होंगे। अब इसके बाद हम आएंगे चैप्टर नंबर 3 पे। ठीक है, तब तक के लिए गुड इवनिंग, टेक केयर, बाय बाय।